इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सर सीरियस पेशेंट रहे उनको ट्रीट किया जाए उनसे। ठीक। उसके बाद एक होता है BLS रहता है, ACLS, ATLS, इमरजेंसी केयर, OT मैनेजमेंट। तो BLS क्या होता है? BLS का मतलब होता है, सपोज करो ना, कहते हैं ना कि रोड साइड में किसी को MI आ गया, किसी को चोट लग गई, तो वो प्राइमरी मेजरमेंट आप क्या करोगे एम्बुलेंस आने से पहले, तो उसको क्या बोलते हैं? BLS। ACLS क्या होता है? हॉस्पिटल सेटअप में होता है। हॉस्पिटल सेटअप में कोई पेशेंट एडमिट था, उसको MI आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, उसको बोलते हैं ACLS। ठीक है। फिर हमको हाँ ATLS सेम कंडीशन होता है, बस थोड़ा समझौता बताऊंगा अभी आगे। इमरजेंसी केयर में क्या क्या करते हैं ये बताएंगे, फिर OT में कैसे मैनेज करते हैं आगे। ठीक है। अब देखो बेटा क्या कर रहा है, इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिकल केयर एंड ICU। ठीक। तो क्रिटिकल केयर डील विद द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। आपने बताया ना अभी कि बेटा देख रहा कि कोई पेशेंट बहुत सीरियस है, तो उसको हम कहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं? ICU में, इंटेंसिव केयर में ट्रीट कर रहे हैं, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग। अगर आपको एग्रेसिव अप्रोच से आप उस पेशेंट को ट्रीट नहीं करोगे तो क्या होगा, उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। दिक्कत क्या हो सकती है? पास हो सकता है, समझ सकता है। ठीक है। तो ये किसी को हम बोलते हैं क्रिटिकल केयर डील विद द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। उसके बाद ICU प्रोवाइड कंडीशनिंग, मॉनिटरिंग एंड एडवांस होता है। आप ICU में जाओगे तो वहाँ पे एक मॉनिटर लगा होता है। ठीक है। उसके बाद पूरी ICU का सेटअप होता है, पेशेंट को इंटुबेट करने के लिए कोई भी इमरजेंसी प्रोटोकॉल होती है, सब कुछ वहाँ होता है। ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर बैठे होंगे, नर्सिंग स्टाफ बैठी होगी और एक वार्ड बॉय होगा, और बाहर चले जाओगे सेटअप में तो वहाँ पे टेक्नीशियन वगैरह सब लोग बैठे होंगे। ठीक है। पूरी टीम होती है, ICU एक टीम होती है। ठीक है। और ICU में एक ही डॉक्टर नहीं होता है, एक पूरा टीम होती है। ठीक है। मेडिसिन का अलग से होगी, मतलब जो जिसकी ज़रूरत है। अगर MI का पेशेंट है तो मेडिसिन का होगा, पुराना मस्ट है। तो एक कंडीशन होती है, एक सेटअप होती है। ICU प्रोवाइड कंडीशनिंग, मॉनिटरिंग एंड एडवांस सपोर्ट। पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। रिक्वायर रैपिड डिसीजन मेकिंग एंड टीम वर्क एंड प्रोटोकॉल। ठीक है। अब क्या होता है कि सपोज करो टीम का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक साथ में एक लोग एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन कोई बंदा, कोई पेशेंट बहुत सीरियस है तो उसको कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। लोग इंटुबेट कर रहे हैं, दूसरा उसको बॉटल चेंज कर रहा है, तीसरा मेडिसिन दे रहा है, चौथा उसको अभी ड्रिप लगा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एक पूरा टीम वर्क है। ठीक है। तो उसमें टीम सबकी होनी चाहिए, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, सब। एम क्या होता है? पेशेंट को बचाना, प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन या प्रमोट रिकवरी। तीनों चीज़ हो सकता है। मर रहा है तो उसको बचाओ। ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उसको बचा दो। ठीक है। रिकवर करा। उसके बाद आता है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है बेटा। देखो होता क्या है इसमें, सबसे पहले क्या करोगे आपने इमरजेंसी बाहर कोई एक्सीडेंट हो गया तो सबसे पहले आप किसी को क्या बोलोगे? कॉल फॉर हेल्प कहोगे। क्या कॉल फॉर हेल्प? हेल्प का मतलब कि आसपास के लोग पहले सीन ऑफ सेफ्टी देखते। पहला काम होता है सीन ऑफ सेफ्टी देखना। क्यों? पता चलो रोड पे है, आपको गाड़ी बचाने लगे, दूसरी गाड़ी आपने मार के चले गए, आप ऐसा नहीं होता ना। तो सबसे पहले सीन ऑफ सेफ्टी देखो, उस पेशेंट को वहाँ पे लेके चले जाओ। ठीक है। उसके बाद चिल्लाओ कॉल फॉर हेल्प। आपके आसपास और भी तो लोग होंगे, वो भी आ जाए। आप पहले क्या कर सकते हो? दो चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या करोगे? उसी में किसी बंदे को बोल दो कि एम्बुलेंस को फोन कर दो। ठीक है। एम्बुलेंस आ जाए हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि वो सांस ले रहा है कि नहीं। ठीक है। पल्स चल रहा है कि नहीं। अगर सांस नहीं ले रहा है, पल्स नहीं चल रहा है तो हम CPR देखेंगे। ठीक। CPR का जो रेशियो होता है बेटा 30:2 होता है। ठीक है। 30:2 का मतलब होता है क्या? हमको कंप्रेस करना है, फिर क्या करना है? ऑक्सीजन देना। ठीक है। तो जो CPR का स्टेप होता है 30:2 होता है, याद रखना है। चाहे 1 रेस्क्यूअर हो या 2 रेस्क्यूअर। रेस्क्यूअर का मतलब होता है जो CPR दे रहा है।
ठीक है, अगर 1 लोग हों या 2 लोग, समझ में आया ना, वो रेशियो 30:2 ही रहता है। लेकिन अगर पीडियाट्रिक बच्चा है, अगर 1 रेस्क्यूअर होता है तो 30:2 होता है, अगर 2 रेस्क्यूअर होते हैं तो 50:2 हो जाता है। अच्छा, 2 लोगों का पीडियाट्रिक का मतलब बच्चों में, ठीक है। अगर नियोनेट है, नियोनेट का मतलब 7 दिन से पहले वाला बच्चा है, तो उसको 3:1 देते हैं, ठीक है। तो ये बातें याद रखना। एडल्ट के केस में 1 रेस्क्यूअर हो, रेस्क्यूअर का मतलब तो CPR दे रहा है, तो 30:2 होता है, चाहे 2, दोनों के केस में। पीडियाट्रिक में है 1 दे रहा है 30:2 होगा, 2 देंगे तो 15:2 होगा, और नियोनेट के केस में 3:1, ठीक है। एडल्ट, चाइल्ड, इन्फेंट सब में CPR देते हैं, बस देने का तरीका अलग होता है। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, AED का मतलब एक्टिवेट इमरजेंसी, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो सबसे पहले CPR में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, मैंने बोला ना, आप हेल्प करोगे, बोला मैंने। उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन दोगे, फिर रेस्क्यू ब्रेथ दोगे, फिर साइकिल रिपीट करोगे जब तक वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं आता, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करोगे, कॉल करेंगे, कितने करना है याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक है। 911, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, ले द पर्सन रियर बैक एंड ओपन रियर ईयर, इफ दे आर नॉट ब्रीथिंग स्टार्ट CPR। 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है, ठीक है। चेस्ट कंप्रेशन में तक इतना देना होता है कि 1/3 तक नीचे का, लगभग 5 सेंटीमीटर, सर 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/3 जो एब्डोमेन होती है, चेस्ट कंप्रेशन होती है, 1/3 अंदर जाना चाहिए, मतलब 3 से 5 सेंटीमीटर, याद रखना, गूगल करके देख लें, 3 से 5 होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 2 रेस्क्यूअर ब्रीथ, उसके बाद क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, एम्बुलेंस आ जाएगा हॉस्पिटल में जाने तक। इतनी बातें समझ आ गई। अब आ जाओगे एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, उतनी समझ आ गई ना, बस उतना ही समझना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं समझना। सबसे पहले अपने को बचाना है, मतलब सीन ऑफ सेफ्टी देखना है। उसके बाद बेटा क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का एल्गोरिदम होता है, इसमें एयरवे मैनेज करोगे, ड्रग डिफ्लेक्ट मतलब ड्रग तो ये हॉस्पिटल सेटअप में होता है, याद रखना, ये कहीं बाहर नहीं होता। BLS बाहर होता है, ये नहीं होता है ACLS कहाँ होता है, हॉस्पिटल सेटअप में होता है। तो सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट जो एल्गोरिदम होता है पूरा, उसको एक चार्ट लगी होती है। उसके बाद एयरवे को मैनेज करोगे, ड्रग और डिफिब्रिलेशन का काज करोगे, ठीक है। यूज्ड बाय द ट्रेंड प्रोफेशनल, मतलब वहाँ डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है, या कोई स्टाफ हो तो पूरा एक्सपर्ट हो। क्या क्या होता है, हमको एयरवे मैनेज करना होता है, IV-SS दोगे, IV-SS दोगे, ड्रग जो भी जरूरत होगी देंगे, कार्डियक रिदम को इंटरप्रिटेट करोगे, जो ECG कराते हैं ना, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ने के बाद हम पेशेंट अप्लाई करते हैं। अब क्या हो गया बेटा, प्राइमरी, इसमें ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, ठीक है। एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, किसी को अगर चोट लगती है तो क्या क्या किया जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो क्या हो गया, कोर सर्जिकल ट्रेनिंग है, सर्जरी में ही मोस्टली सर्जिकल डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी सर्जरी करते हैं, ABCDE, A से एयर, B से C से D से बताओ, E से कार्डियक, नहीं बेटा, C से कार्डियक होता है ना। सबसे पहले एयर ले करोगे, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन, फिर डीऑक्सीजनेशन, ठीक है। उसके बाद इसे एवेलुएट करोगे एनवायरनमेंट को, ये सब चीज़, ठीक है। सेकेंडरी सर्वे में क्या होता है, हेड टू सब नीचे से ऊपर देखिए, चोट वगैरह तो नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रॉमा को ट्रीट किया, वो क्या करेंगे, पूरा के मतलब एक लेवल सेट करेंगे, मतलब कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, समझ गए।
ट्रायल्स बनाते हैं। अब आ जाइए इमरजेंसी रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पांस। आपको सिर्फ फुल फॉर्म याद रहना चाहिए बेटा आपके लेवल पे, ठीक है, ये जरूर याद होना चाहिए, आपसे पूछा ही नहीं जाएगा। और ठीक, बस ये हो गया पूरा। अब आ जाइए इमरजेंसी रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पांसेस। इसमें क्या होता है, अर्ली वार्निंग साइन। इमरजेंसी में तो पी 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 करता रहता है कुछ नहीं मॉनिटर में, ठीक है। रैपिड रिस्पांस टीम होनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो पहुंच जाओ। गोल्डन हावर होना चाहिए, जैसे किसी बंदे को एमआई आती है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, गोल्डन हावर 1 हावर होता है, उतने में बचा लेना होता है। मेरा बैचमेंट था, उसको अभी पिछले महीने 5 तारीख को आया था 8, ठीक है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर में था, आधे घंटे के अंदर उसका एक्सीडेंट आ गया, समझ गया, तो बच गया। तो कहने का मतलब क्या होगा कि 1 हावर गोल्डन होता है। आपके घर में या कहीं भी किसी को स्ट्रोक हो, उसकी बीपी बढ़ी, तो अपने घर में एक काम जरूर करना, जितने भी आपके घर में लोग होंगे ना, तो बीपी जरूर मेजर करते रहना। इस समय तो बीपी शूट करती है, ठीक है, शुगर मेजर करते रहो। और कोई दिक्कत हो चेस्ट वगैरह में तो लापरवाही नहीं करते, कह रहे दर्द होगा पैरासीटामोल दे देते हैं, एसिक्लोफिनेट दे देते हैं, सही हो जाएगा, तुरंत जाके ईसीजी करें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गोल्डन हावर। वो 1 घंटे का होता है। एमआई में अगर 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, हॉस्पिटल वाले रिस्पांस कर लिए तो पेशेंट बच जाता है, एमआई पेशेंट को बचा नहीं पाओगे। अर्ली रिस्पांस प्रिवेंशन एंड कार्डियक अरेस्ट, सिंपल। उसके बाद लिखा होता है कॉम्बैट मेडिकल केयर। कॉम्बैट मेडिकल केयर में क्या होता है, ये हमेशा जहाँ पे युद्ध होता है ना, वहाँ पे होता है। ये स्पेशली उसके लिए है जो एफएमसी वगैरह में जाते हैं या जो सेना में जाते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग होती है। तो रोल इन वार में होता है, यहाँ प्राइज हायर, मतलब कहते हैं ना कहीं आग लग गई तो उस कंडीशन में हम प्राइज बनाते हैं। प्राइज का मतलब समझते हो, प्राइज का मतलब हम एक पेशेंट, सपोज कर लो कि कहीं भी एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या कहीं भूकंप आ गया या कहीं टेररिस्ट अटैक हो गया, कोई भी कंडीशन मान लो आप, तो वहाँ पे पेशेंट में क्या होगा, जैसे पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को क्या होगा, कुछ लोग बहुत सीवियर इंजरी में होंगे, कुछ लोग को कम इंजरी होगी, कुछ लोग मर गए होंगे, लेकिन कुछ लोग को अगर तुरंत नहीं दोगे क्या ट्रीटमेंट या हॉस्पिटल नहीं पहुँचाओगे तो मर जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देते हैं जो लाइफ सेविंग होती है, कि अगर हमको 6 घंटे के अंदर अगर इसको हॉस्पिटल में नहीं पहुँचाएंगे तो मर जाएगा, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसको देते हैं। ये कलर कोडिंग होता है, ठीक है, कौन कौन से होता है, रेड, येलो, ब्लू और ब्लैक, यह होगी समझ में आया। एक ट्रायज होता है, तो रेड में उसको जो डेंजर वाला होता है उसको रेड में रखते हैं, फिर येलो में रखते हैं, फिर ब्लू में रखते हैं, फिर ब्लैक में रखते हैं। ब्लैक में मरे हुए को रखते हैं, ठीक है, वो वहीं पड़ा रहना, क्या फ़र्क पड़ता है, मर तो गया है, इन्होंने बचाने कोई मतलब तो नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसको। जैसे किसी को सपोज करो न्यूमोथोरेक्स हो गया, अगर न्यूमोथोरेक्स नहीं करोगे तो कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है। किसी को ब्लड निकल रहा है, अगर उसको जल्दी से ब्लड नहीं रोकोगे उसका तो मर जाएगा, तो वो कंडीशन होगी ट्रायज। अब आता है इवेलुएशन एंड स्टेबलाइजेशन। उस पेशेंट को इवेलुएट करो, उसको स्टेबलाइज करो, ठीक है। उसके बाद आफ्टर प्रोवाइडेड विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, वहाँ पे आप कहीं बाहर हो तो कितने रिसोर्सेज मिलेगा आपको, बहुत लिमिटेड है, उतना में आपको करना है। उसके बाद होता है एनाफाइलेक्सिस होता है। एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है बेटा कि सपोज कर लो किसी को आप दवा देते हो, उसको एलर्जी रिएक्शन हो जाता है और उस लेवल तक रिएक्शन हो जाए तो उसकी लाइफ चली जाए, दैट इज कॉल्ड एनाफाइलेक्सिस, ठीक है। सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक कंडीशन। रैपिड ऑनसेट, कॉमन काज ड्रग हो सकता है, फूड हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट काट ले हो सकता है, लैटेक्स जो रबर वगैरह होते हैं ना ग्लव्स में, वो हो सकता है, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई, ये समझ में आ गया। अब साइन और सिम्टम क्या हो सकती है बेटा एनाफाइलेक्सिस का। एनाफाइलेक्सिस में सांस नहीं लेना, उसकी ब्रीदिंग जो होती है सीज कर जाती है, स्वेलिंग फेस पे उसके स्वेलिंग हो जाएगी, स्किन में रेसेस हो जाएगी,
ठीक है, ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और जब कभी भी एंटीबायोटिक आप ओटी सेटअप में जाओगे ना, तो किसी पेशेंट को आप एंटीबायोटिक देने से पहले उसको लोडिंग वो करते हैं, टेस्ट डोज बोलते हैं। टेस्ट डोज कितना होता है? बहुत कम मात्रा में 0.1 ml, ठीक है, 0.1 ml जो भी एंटीबायोटिक आपको पेशेंट को देना है उसको लोगे, इंट्राडर्मल चेक करोगे, यहाँ भी चेक कर लो, यहाँ चेक कर लो, कहीं भी चेक कर लो, उसके यहाँ चेक कर लो, ठीक है। अगर 2 मिनट तक पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, आप उससे पूछोगे, टेस्ट डोज देने के बाद आप वहीं खड़े रहोगे 2 मिनट तक मिनिमम, ठीक है, आप वहीं पे पूछोगे उससे, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं रही, खुजली तो नहीं हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा है कि घबराहट हो रही, सांस तो नहीं फूल रहा है, आप देखते भी रहोगे, पेशेंट से पूछते भी रहोगे, ठीक है। तो ये अपने लाइफ में ज़रूर करना, कभी भी एंटीबायोटिक देना हो तो उसका टेस्ट डोज जरूर करना। कभी किसी बंदे को अगर पीटी कराना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना, ठीक है, सेम प्रोसीजर वही रिपीट करना, समझ में आया ना? उसमें लोडिंग डोज नहीं होती है बहुत, जो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे तो सबसे पहले मिलाओगे कि एक क्या उसी बंदे का पहले जो ब्लड का यूनिट है वही उसी बंदे का है कि नहीं है। फिर दूसरा काम क्या करोगे, क्रॉस चेक करोगे कि जो इस पे ब्लड ग्रुप लिखा हुआ है क्या उस जिसको पेशेंट को देना है उसका ब्लड ग्रुप वही है कि नहीं है, क्या हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उस ब्लड का जो टेम्परेचर है वो आ गया है कि नहीं आ गया है, ठीक है। इतना करने के बाद जब हम ड्रिप लगाओगे तो बहुत स्लो चलाओगे, ओके, इतना स्लो चलाओगे शुरू के 10 मिनट तक कि मतलब आप टेस्ट कर रहे हो ना कि उसको कोई रिएक्शन ना करे, और उसको 10 मिनट आपको वही ऑब्जर्व करना तो पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको 4 घंटे चलता है, तो 4 घंटे तक बैठ करके आप चेक करना, ठीक है। पेशेंट से पूछते रहोगे कोई दिक्कत तो नहीं, घबराहट तो नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, अगर दिक्कत हो रही सबसे पहले स्टॉप करोगे। और ब्लड कभी भी चाहे टेस्ट डोज हो, मतलब एंटीबायोटिक का टेस्ट डोज कर रहे हो, चाहे आप बीटी कर रहे हो, आपके पास कुछ इमरजेंसी मेडिसिन होना ही चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी इमरजेंसी मेडिसिन होगी ये बताते होंगे ना, मेडिसिन में बताएंगे आपको, या सुन लो, एच-कार्ट होना चाहिए, एविल होना चाहिए, डेक्सा होना चाहिए, 3 दवा जरूर होना चाहिए आपके पास। सर पहला क्या होता है? पहला क्या होता है? एच-कार्ट बोलते हैं बेटा, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है, ये दवा होनी चाहिए। दूसरा एविल आता है, फिनार्गन के नाम से आता है, कैसे कर ब्रांड आते हैं, तो ये होने चाहिए। इतनी बातें समझ आ गई आपको? उसके बाद लिखा है बेटा वुंड ड्रेसिंग। देखो वुंड ड्रेसिंग का सबसे बेसिक तरीका होता है, अगर आपके एग्जाम में कोई पूछे कि वुंड ड्रेसिंग कब करते हैं, तो बेटा सब ऑपरेट हुआ या किसी को चोट लगी, सबसे पहले आपने ड्रेसिंग करोगे ना। वुंड ड्रेसिंग का मतलब होता है कि पहली बार करना है कि लास्ट बार करना है। पहली बार कर रहे हो फिर बाद में भी करते हो ना, 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो वुंड ड्रेसिंग में सबसे पहले क्या होता है बेटा, हम उस एरिया को पहले तो खुद को स्टेलाइज करेंगे। आप कभी भी किसी भी पेशेंट पे कोई भी काम करने जाते हो सबसे पहले खुद को स्टेलाइज करोगे, ठीक है, खुद को एसेप्टिक कंडीशन में लाओगे। उसके बाद क्या होगा कि जहाँ भी ड्रेसिंग कर रहे हो पहले उसको बहुत अच्छे से क्या करोगे, गॉज पिस लोगे। गॉज पिस जानते हो ना क्या? गॉज पिस लोगे बेटा, ये ट्रेडिशनल था, पहले ज़माने में क्या करते थे, गॉज पिस कॉटन का लेते थे, उससे क्या करते साफ करते थे। उसके बाद क्या होता है, उस पर कई सारे लेयर लगाते हैं, मल्टी 1 2 3 लेयर। उसके बाद क्या करते हैं कि फोम या पॉलीयूरेथेन आता है ना चिपकाने का, उसको करते हैं। उसके बाद बहुत सारे देखो हाइड्रोजेल के फॉर्म में भी आ गया है ये सब चीज़ें, एक टाइप है, इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। लेकिन मुझे करना क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। हम ड्रेसिंग करते क्यों हैं? इन्फेक्शन को रोकने के लिए ना करते हैं, इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हीलिंग को बढ़ाते हैं। ड्रेसिंग से इन्फेक्शन नहीं होगा तो हील करेगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, टाइप ऑफ ड्रेसिंग कितने टाइप का होता है, एक तो ड्राई होता है, दूसरा वेट ड्रेसिंग होता है, तीसरा प्रेशर ड्रेसिंग होता है, फ्लूसी ड्रेसिंग होता है, इसके बाद सर्जिकल ड्रेसिंग होता है। तो ड्राई ड्रेसिंग होता है किसमें है, ड्राई ड्रेसिंग में क्या होता है, तो हमें पूरा उसको पहले अच्छे से साफ कर लिए, इससे कोई भी एसेप्टिक कंडीशन से कोई भी कुछ ले लो, कोई भी एक सेप्टिक को कुछ भी मतलब हाँ कुछ भी ले लो,
उसको प्रॉपर साफ कर लो। उसके बाद आपके पास गॉच पीस होती है, उसको सूख जाए तो बस बांध दो, उसमें कोई भी बीटाडीन वगैरह नहीं डालते। उसको बोलते हैं ड्राई ड्रेसिंग, ठीक है। और बेस्ट ड्रेसिंग नहीं होती, मेडिकल सेक्टर में यही किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक तो ऑलरेडी चल रही है ना, हमें सिर्फ इन्फेक्शन से बचाना, उस वजह से उस एरिया को स्टेराइल रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वेट ड्रेसिंग। वेट ड्रेसिंग का मतलब आप बीटाडीन डालोगे, सेम कंडीशन करोगे। अच्छा, और ड्राई ड्रेसिंग में जो आप एंटीसेप्टिक्स यूज करें वो है तो लिक्विड फॉर्म ना, तो वो वेट ड्रेसिंग में कंसिडर नहीं होता। बेटा नहीं डालेंगे ना बेटा, बोल तो रहा हूँ, मैंने क्या बोला, जो वुंड होगा, ठीक, आप कोई भी एसेप्टिक कंडीशन लोगे, कोई भी स्प्रिट वगैरह जो भी चलते हो, उसको प्रॉपर साफ करोगे। उसकी नहीं सर, आप पूछ रहे सर, ये जो कोई भी एंटीसेप्टिक है होते तो सब वो लिक्विड ही है, तो वो सब ड्राई ड्रेसिंग में कंसिडर होंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो, एक मिनट सुन लो, आप फिर बताना। मैंने बोला कि जो एंटीसेप्टिक ले रहे हो वो ड्राई है, ठीक है। अभी आपने ड्रेस नहीं किया है, अब अभी उनको साफ कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो, ओके, समझ गए। आप उनको क्लीन कर रहे हो, ठीक है। उन जब पूरी क्लीन हो जाएगा तो क्या होता है, वोलाटाइल होता है ना, बहुत तेजी से वाइब्रेट होता है। जब वो पूरा सूख जाए देन आप ड्रेस अप्लाई करो, उस पर गॉच पीस अप्लाई करो। ऊन के बाद क्लीन कर लिए, वो पूरा ड्राई हो जाएगा, देन आप अप्लाई करोगे, समझ आया? तो उसको हम ड्राई ड्रेसिंग बोलते हैं। अब बीटाडीन लगा करके ऊन को ड्रेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ड्रेसिंग, उसको वेट ड्रेसिंग होता है। कुछ होता है प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि नेगेटिव प्रेशर डेवलप करते हैं, वैक्यूम असिस्टेड, ठीक है, प्रेशर बोलते हैं उसको। तो प्रेशर के थ्रू होता है, इसमें भी हीलिंग अच्छी होती है। उसके बाद होता है अप्रोलेसिव, होता है ना, एडेसिव होता है, टेप चिपका देते हैं। यस सर। उसके बाद इस ड्राई सर्जिकल ड्रेसिंग होता है, ठीक है। इस सेम होता है ड्राई ड्रेसिंग के टाइप, बस क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर में करते हैं उसमें, ठीक है। अब आ जाइए ऑपरेशनल के ओटी क्या होता है। बेटा ओटी का पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, कि वो स्टेरलाइज हो। फुल्ली स्टेरलाइज होती ओटी, ठीक है। ओटी फुल्ली स्टेरलाइज होगी, वहाँ ओटी टेबल होगा, ठीक है। एनेस्थीसिया की मशीन होगी, एनेस्थीसिया की मेडिसिन होगी, वहाँ पे सर्जन होंगे, ठीक। सर्जन की एक टीम भी हो सकती है, अगर बड़ी आपको सर्जरी करनी है तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओटी टेक्नीशियन का होना, क्योंकि ओटी टेक्नीशियन का ही मेन काम है ओटी में, और कहीं नहीं, ठीक है। ओटी टेक्नीशियन करेगा क्या, ये सब कुछ उसी की जिम्मेदारी है कि जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ओटी टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओटी में ऑक्सीजन आएगा ना, ठीक है। क्या सब मेडिसिन है कि नहीं है, पूरी डॉक्टर की टीम आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है, नर्सिंग स्टाफ है कि नहीं है, वार्ड बॉय है कि नहीं है, जितने भी जो सर्जरी होना है वो है कि नहीं है, पेशेंट है कि नहीं है, आया है कि नहीं अंदर, पेशेंट स्टेराइल कंडीशन में है कि नहीं है। मतलब जितने भी एक ऑपरेशन जब कराने जाते हो तो घर में किसी न कोई जरूर ऑपरेट हुआ होगा किसी को, तो जब अंदर जाते हो जितनी भी कंडीशन होती है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी होती है, टेक्नीशियन की होती, समझ गए। पूरा सब कुछ, लाइट जल रहा है कि नहीं, पूरा इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है कि नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना, जो भी ओटी के अंदर होता है सब कुछ होता है, वो काम ओटी टेक्नीशियन का, ठीक है। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। अब वहाँ पे एक डॉक्टर की टीम होगी जो सर्जरी करेगी, दूसरी डॉक्टर की टीम होती है जो एनेस्थीसिया देती है, ठीक है। बाकी स्टाफ हेल्पफुल के लिए रहते हैं, इंस्ट्रूमेंट सब स्टाफ कंडीशन होता है। तो ओटी टेक्नीशियन का मेन काम होता है वहाँ की ओटी को मैनेज करना, ठीक है। क्योंकि हम सपोज कर लो हम कहीं भी जाएंगे, आपका कोर्स ओटी टेक्नीशियन ही है ना, हम सपोज कर लो कि हम कहीं ऑपरेशन करने जा रहे हैं ना, तो हम ऐसे ओटी में चले गए, हमको थोड़ी पता है कि इस ओटी में क्या है, हम किससे मांगेंगे, आपसे मांगेंगे ना कि मुझे ये दो। तो जिसकी ओटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा है, ठीक है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेशन थिएटर में ओटी टेक्नीशियन को होती है, ठीक है। स्पेशल अब आते हैं ऑपरेशन थिएटर। ये क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है जहाँ पर सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक मेंटेन करते हैं वहाँ पे। उसके बाद स्ट्रिक्ट और किसी बंदे को वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं होती है,
ठीक है, जो सर्जन आते हैं वो स्टेराइल कंडीशन में आते हैं, हाथ अपना सब साफ आप करके पहले से, मतलब जितने भी टीम होती सब आते हैं। अब ध्यान दो क्या क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले ओटी टेबल होता है, इसमें ओटी टेबल कौन सी है? सर ब्लू कलर का। कौन सा? ये हाँ सर। ये ओटी टेबल है, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए? सर्जिकल लाइट्स होनी चाहिए, इसमें है वो बना हुआ कहाँ पे? अरे वो ओटी टेबल के ऊपर। ठीक है, दिखा। एनेस्थीसिया मशीन होनी चाहिए बेटा, कौन सा इसमें? वो स्टैंड के साइड में सर, नीचे वो नहीं है। ऊपर नीचे। ठीक है ना? ये है ना लास्ट में बेटा, हाँ। एनेस्थीसिया मशीन। मॉनिटर होना चाहिए, दिख रहा है इसमें मॉनिटर, पहचानने आना चाहिए, सब पूछा जाएगा आपसे। मॉनिटर इसमें मॉनिटर नहीं है, जो होता है ना उस पर मॉनिटर पे क्या क्या मेजर करते हैं, क्या क्या चलता रहता है? सारे वाइटल्स। कौन सी वाइटल्स? बीपी, CO2, बीपी, SpO2, टेम्परेचर, हार्ट बीट, रेस्पिरेटरी रेट, और क्या ECG। बोल रहे हैं, ECG। नॉर्मल बीपी कितना होता है? क्या सर? नॉर्मल बीपी सर 80 to 120। 90 to 130। बेटा हमेशा बीपी को पहले सिस्टोलिक बताओगे फिर डायस्टोलिक बताओगे, अच्छा ऐसा 120 120 है। जो नॉर्मल बीपी होती है 120/80 होती है, पहले सिस्टोलिक बीपी बढ़ाओगे फिर डायस्टोलिक बढ़ाओगे, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो याद कर लो, किसी को जब सिस्टोल का मतलब क्या होता है? प्रेस करना, जब प्रेस करोगे तो प्रेशर ज़्यादा डेवलप होगा ना, तो मतलब ज़्यादा वाला ऊपर रहेगा, नीचे होगा। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 72, एक वैल्यू याद करना, 72 याद करना, 72 बीट्स पर ठीक है। नॉर्मल रेस्पी रेट कितना होता है? 16 12 से 16 या 12 से 16 ठीक है, 12 to 16, ओके। बॉडी की टेम्परेचर कितनी होती है ना? 37 डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट, 98.6 फारेनहाइट, ठीक है। ईसीजी आपके लिए नहीं है, ईसीजी वहाँ पे जो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर होगा वो देखेगा, ठीक है। ईसीजी के लिए ये सब चीज़ें होती है। SpO2 कितना नॉर्मल होता है? सर 95 के ऊपर, 95 से 100 के बीच में हम नॉर्मल मानते हैं, यस ठीक है। शुगर कितना नॉर्मल होता है? सर 70 से 100 के बीच में। 110 मतलब 110 हाँ यस डायबिटिक को बोलते हैं सर जब ज़्यादा रहे। कितना वैल्यू होती है ना सर अब 110 140। बेटा, पूछना था कि फास्टिंग या रैंडम, आपको पूछना था ना फास्टिंग या रैंडम। हाँ। फास्टिंग है। तो फास्टिंग जो होती है 126 या उससे ज़्यादा फास्टिंग शुगर, तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक है। 126 126 या उससे ज़्यादा, ठीक है। ठीक है। फास्टिंग रैंडम 200 के जाता है, ठीक है। उसके बाद सक्शन, इसमें कौन है बेटा? सक्शन ऑपरेटर्स नहीं सर सक्शन ऑपरेटर्स है लेकिन एनेस्थीसिया मशीन नहीं है। सर ये सक्शन ऑपरेटर्स है नहीं, हाँ सक्शन हाँ सही एनेस्थीसिया मशीन नहीं है नहीं। हाँ इलेक्ट्रोकार्टेट कौन है? जानते हो ना इलेक्ट्रोकार्टेट क्या होता है? सर वो जिससे सर, इलेक्ट्रोड वो भी मतलब जलाते हैं। हाँ वही होता है, ठीक है। दो टाइप से होता है, मोनोपोलर बाइपोलर, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? बेड हो गया, हो गया। ये जिसमें फ्लूइड वगैरह डालते हो ये बेड हो गया, ये ट्रॉली हो गई, एनेस्थीसिया की ट्रॉली हो गई, ठीक है। ये भी ट्रॉली है, सर्जिकल ट्रॉली है। ये कैसे पहचाने ऑक्सीजन है? यस सर। कैसे पहचाने ऑक्सीजन? हम पहले नाइट्रोजन है, ब्लैक वाइट सर ऑक्सीजन का। हाँ। तो इसकी शोल्डर होती है, अगर वाइट हो बॉडी ब्लैक हो तो उसको ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर ये N2 होता तब क्या होता? क्या सर? N2 O, N2O, सर वो N2O ब्लू, वैक्यूम होता तब येलो। एयर में किस कलर का होता है? वाइट ब्लैक। एयर सर शायद ग्रे ग्रे इंट्रॉन होता है। याद नहीं आ रहा। बताना, ठीक है। ये क्या हो गया? टेबल हो गया, ये बाउल। बाउल हो गया,
ये क्या है? डस्टबिन डस्टबिन ये लाइट हो गई। ये क्या है? ऑटोक्लेव हाँ, ये क्या है? ये भी सर इसमें भी इंस्ट्रूमेंट कंटेनर है। हाँ, समझ में आता है ना सर? Yes, sir. ठीक। अब आ जाओ बेटा स्ट्रेचर और ट्रांसफर। ठीक है, तो स्ट्रेचर क्या होता है? स्ट्रेचर क्यों हम स्ट्रेचर पे क्यों पेशेंट को लेके जाते हैं? सर ताकि सर उसकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी ना आ जाए, ले जाते वक्त तो टूट टाट ना जाए। बेटा बेसिक रीजन होता है कि मेरा जो स्पाइन है ना, अच्छा वो उसकी straight स्ट्रेट है। ठीक है, और इस मेन रीजन वही होता है, और फास्ट मूव करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो जो टाइप ऑफ स्ट्रेचर होता है कैसा होता है? पहले लगा होता है, एक इमरजेंसी स्ट्रेचर भी होता है, एम्बुलेंस स्ट्रेचर भी होता है। जो एम्बुलेंस में लगा होता है उसको एम्बुलेंस स्ट्रेचर बोलते हैं। जो इमरजेंसी के गैलरी में रखा होता है वो सेम टाइप ऑफ द व्हील वाला भी होता है। ठीक है, अब आते हैं सेफ पेशेंट ट्रांसफर के लिए भी होता है। आसानी से लग रहा है, यूज ऑफ द पेशेंट ट्रांसपोर्ट, ये भी है। किसी पैर टूटा थोड़ी चल के जा सकता है। ये है ट्रैच। ठीक है, जो बताया था हमने आपको। तो ट्रैच कौन कौन सा होता है बेटा? सबसे पहले रेड होता है, देन येलो होता है। ठीक है, ग्रीन नहीं होता है, वो ब्लू होता है, ग्रीन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक, एक ग्रीन या ब्लैक इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपने ग्रीन दिया है, ठीक है, सजी में जो कि ब्लू कलर का। तो ये क्या हो गया? शॉर्टिंग पेशेंट देखने का सीवियरिटी मैंने बता दिया ना कि सीवियरिटी के बेस पे पेशेंट को शॉर्ट लिस्ट करना है कि कौन ज़्यादा सीवियर है, कौन कम सीवियर है। ठीक है, उसमें रेड जो होता है जिसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। येलो में क्या है? कुछ समय लग सकता है। ग्रीन में माइनर है, चलेगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। देखा ये पूछा जाता है। सर ये एक्सपेक्टेंट क्या है? हाँ बेटा, सबलेट का लेवल है। खत्म। मतलब कि अब कुछ भी चाह तो उसको बचा नहीं सकते। आप कुछ भी कर लो, पेशेंट नहीं बचेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा दिक्कत हो गई है उसको कि आप चाह के भी नहीं बचा सकते। तो आप किसको बचाना चाहिए? आप सपोज कर लो आप कहीं भी रेल का हादसा हो रहा है, आप सबसे पहले किसको बचाना चाहोगे? जो ज़्यादा सीरियस जो ज़्यादा बहुत कंफ्यूजन होता है बेटा। सर मतलब कि उसमें क्या होगा, आपको लगेगा कि इसको अगर हम 2 घंटे के अंदर हॉस्पिटल नहीं लेके चले गए तो मर जाएगा, लेकिन अगर हम इसको 2 घंटे के अंदर लेके चले गए, 6 घंटे होता है मिनिमम, तो जरूर बच जाएगा। ये वर्ड जरूर याद रखना, नहीं बहुत कंफ्यूजन होता है। नहीं लगेगा कि यार इसको कुछ नहीं होगा, सबसे पहले इसको बचाएंगे। नहीं, जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्या? ट्रीटमेंट की, और मुझे लगता है कि इसको अगर ट्रीटमेंट मिलेगी तो बचा लेंगे। जैसे किसी को लंग्स कोलैप्स हो, न्यूमोथोरेक्स जिसको बोलते हैं, अगर उसमें जब तक नीडल प्लीस नहीं करोगे ना हॉस्पिटल में जाकर के या कहीं भी, ठीक है, वो 100% श्योर है कि बच जाएगा ना। यस सर। लेकिन अगर नहीं ले जाओगे तो 100% बच जाएगा ना। इस वजह से उसमें मीडिएट की कैटेगरी में रखा गया। ये ध्यान देना, इसमें से वो कन्फ्यूजन होता है, ये जरूर याद रखना। देखो बेटा, रेड में क्या हो गया? इमरजेंसी हो गया, उसमें प्रायोरिटी हो गया, उसमें नाम अर्जेंट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ ओटी का डिजाइन कैसा होता है। इसमें एनेस्थीसिया मशीन दिखा के नहीं? सर वो सामने है। सर बिल्कुल सामने है। हाँ, ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर लाइट होना चाहिए। कैसी लाइट होनी चाहिए? सूरज की रोशनी आनी चाहिए ओटी में, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं होता है। हाँ ये तो नहीं। ठीक है, जो WHO की गाइडलाइन है वो होती है कि सूरज की रोशनी आनी चाहिए, लेकिन यहाँ फॉलो नहीं होता है। तो इसके पास एडिक्वेट लाइट होना चाहिए। मतलब सर अगर सूरज की लाइट मतलब सूरज की रोशनी आएगी तो उसमें ऑब्वियसली कंटामिनेशन भी आएगा, शायद इस वजह से वो लोग अवॉइड करते हैं। सूरज की रोशनी जो होती है बेटा वो एसेप्टिक कंडीशन होता है। तो सर वो आएगी तो उसके साथ साथ और भी तो चीज़ें नहीं, तो आएंगी। उसको सूरज का रोशनी डायरेक्ट नहीं होता बेटा, सिर्फ सूरज की रोशनी में छाया भी तो होता है। छाया नहीं होता है। जिस ओर से आ रहा होता है उसको एसेप्टिक कंडीशन बनाया जाता है कि उसको जो रे अंदर एंट्री करे वो एसेप्टिक एंट्री करे। समझ में आया? सूरज की रोशनी का मतलब ये नहीं होता कि डायरेक्ट सूरज की रोशनी। हाँ हम यही समझ हाँ, नहीं, जो होता है ना घर में देखते हो ना कि कभी हाँ। लाइट जलाओगे तभी रोशनी आती है, वो जो जिससे एंट्री करे ऑक्सीजन वो स्टेराइल होकर एंट्री करती है। ओके ओके
ठीक है, वैसे भी उसमें जितने भी रेज होते हैं ना खुद अपने आप में स्टेराइल कंडीशन होता है। उसके बाद सेपरेट क्लीन और डर्टी एरिया होना चाहिए। आप किसी ओटी में देखोगे एक सबसे अंदर ओटी होता है, उसके बाहर एक चैम्बर होता है, बगल में एक होता है ना, तो सबका एरिया बता होता है। इन्फेक्शन कंट्रोल का मेजर होना चाहिए वहाँ पे। इन्फेक्शन कंट्रोल मतलब सेफ्टी प्रोटेक्ट सब सही एरिया होना चाहिए। अब आ जाओ बेटा मेडिको लीगल एस्पेक्ट इन ओटी। सबसे पहला क्या होता है कि कौन मेडिको लीगल का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब सर जो मतलब मेडिकल से रिलेटेड जो लीगल रूलिंग होती है। मेडिकल, हाँ बोल सकते हो इसे। मेडिकल लीगल का मतलब होता है बेटा कि आप ऐसा कुछ भी ना करो जिससे कि पेशेंट को दिक्कत हो और आपको भी दिक्कत हो। जैसे हम ऑपरेशन कर रहे हैं, उसी में छोड़ दिए क्या ऑपरेशन किया, उसमें बात ठीक है। तो ओटी टेक्नीशियन के काम और होता है, वो यहीं पे आ गया है बेटा। क्या होता है? जो गॉज पीस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके गिनने से मतलब जब ऑपरेशन शुरू होता है उससे पहले उसकी काउंटिंग होनी चाहिए और वो नोट डाउन होनी चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन के बाद भी इंस्ट्रूमेंट को क्या होना चाहिए? नोट डाउन होना चाहिए कितना है। जो गॉज पीस होता है उसकी भी काउंट होनी चाहिए, और आफ्टर और बिफोर दोनों टाइम। समझ में आया ना? ये होता है। तो सबसे पहला क्या होता है कि हम किसी पेशेंट को ओटी में लेके आएंगे तो आपका काम है ले आना। और सबसे पहले उससे पूछोगे क्या मैं आपको अंदर ले जा सकता हूँ। ठीक है, पेशेंट से पूछना है और उसके घर वालों से भी पूछना है। उसके बाद होता है ना एक फाइल होती है PST, उस पर कंसेंट साइन करवाना भी होता है। लेना तो है अपने बचने के लिए, साइन भी कराना होता है। तो ज़िंदगी में एक चीज़ जरूर याद रखना बेटा, कंसेंट ओरल लेना अच्छी बात है, ओरल तो लेना ही लेना है, लेकिन अपने बचने के लिए हमेशा होनी चाहिए, रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए प्रॉपर कि कौन कौन सी इसकी क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कौन सी जांच हुई है, किस साइड का करना है। उसके बाद सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट हुई बता देंगे। ठीक है, अगर ये सब नहीं होती तो ये ऑफेंसिबल होता है। अगर वो केस कर देगा ना, जैसे ना कहते हैं उसमें कैंची छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं रेड स्कारलेट। ये होता है, इसमें सजा भी हो सकती है डॉक्टर और ओटी टेक्नीशियन दोनों को। समझ में आया? जिसके ऊपर केस कर दे कैसे। उसके बाद बेटा कंक्लूजन में क्या हो गया? क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग सेव लाइफ। मतलब हम क्यों करते हैं? जिंदगी बचाने के लिए तो मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं। उसके बाद क्या होगा? पहले पहचानो, उस पर एक्शन लो, उसको बचाओ। और उसके बाद टीम वर्क होना चाहिए, बिना टीम वर्क। ठीक है, अगर ऑपरेशन में काम कर रहे हो विदाउट टीम वर्क कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो डॉक्टर हो, टेक्नीशियन हो, नर्सिंग स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, कोई कुछ अकेले नहीं कर सकता, सबका टीम होनी चाहिए। ठीक है, ओटी सेफ्टी एंड लीगल अवेयरनेस होना चाहिए, और ठीक है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक, इसमें बेटा कोई डाउट हो अब तक जो मैं समझ में पूछ लूँ, बताओ। कोई दिक्कत नहीं है? ओवर, ठीक है, बंद कर दो। कोई पूछना है इसमें तो पूछ लो, जो नहीं समझ में आया